नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696066089, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692618। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा। studyforcivil.services है। इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे और यहाँ पर हम प्रश्न देख रहे हैं आगे के। इससे पहले कई सारे वीडियोस आपने देखे हैं। देखिए, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? जिहाद में काफिरों को मारो का नारा दिया जाता है। तो ये पानीपत का युद्ध था, खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था, या इसमें से कोई नहीं था? अब इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध था। ठीक है, खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ बाबर का होता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, राणा सांगा ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो खानवा के युद्ध में की थी। वही क्वेश्चन जो है उसको घुमा कर दिया हुआ है। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वो कौन था? तो राणा सांगा थे। ठीक है, इसका डी वाला सही है। नेक्स्ट, बाबर ने सबसे पहले बादशाह की उपाधि को धारण किया था। कहाँ पर धारण किया था? काबुल में। लोकेशन इसकी क्या है? काबुल है। नेक्स्ट, बाबर ने अपने ग्रंथ बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ का। इसमें से अगर आप देखें तो मेवाड़ का उल्लेख किया गया है। सी वाला इसका सही है। अगले वाले में चलते हैं। अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी विध्वंस, ये सब आप जानते ही हैं। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? मीर बकी ने करवाया था। ठीक है, मीर बकी के द्वारा इसको करवाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नहीं था। तो हुमायूं के जो भाई थे उसमें हुमायूं ने खुद अपने हाथ से अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिलहाल कामरान, उस्मान, अस्करी और हिंदाल। तो उस्मान और अस्करी यहाँ देख लीजिए, उस्मान उसका भाई नहीं था। बाकी जितने हैं कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये उसके भाई थे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि, प्रमुख जो क्रम है उसमें आपको सही क्रम में यहाँ पे अंकित करना है और अरेंज करके देखना है। तो देखिए, यहाँ क्रम अंकित करके चौसा का युद्ध है, देवरा का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध है और सरहिंद का युद्ध है। फिर इसी को अलग अलग क्रम में अरेंज किया है और इसका जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो डी वाला हो जाएगा। पहले देवरा का युद्ध होता है, उसके बाद चौसा का युद्ध होता है, फिर बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध होता है, फिर सरहिंद का युद्ध होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन सा उच्च शिक्षित था? तो उच्च शिक्षित शासक के तौर पे अगर आप देखें इसमें कौन सा होगा? शेरशाह था। ठीक है, इनमें से अगर देखा जाए तो शेरशाह सूरी जो था वो उच्च शिक्षित शासक था और काफ़ी ज़्यादा अनुभवी था। उसने बाबर की सेना में रहकर पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया था और बिहार का जो क्षेत्र था वहाँ भी ये जागीरदार के साथ रहता था। खुद भी जागीरदार था लेकिन अपनी पारिवारिक समस्याओं से काफ़ी परेशान था और अंत में संघर्ष करते हुए ये राजा बनता है। तो अपने 5 साल के ही राज्यकाल में ये बहुत कुछ करता है। फिलहाल आगे चलते। यहाँ देखिए, अगले वाले में कहा गया कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के जो सिक्के होते थे उसको दाम कहा जाता था और चांदी का जो सिक्का होता था उसको रुपया कहा जाता था। तो दोनों की विनिमय दर क्या थी वो आपको बतानी है, रेशियो यहाँ बताना है। और इसका जो करेक्ट रेशियो है वो 64:1 का था। ठीक है, 64:1 का रेशियो यहाँ पर लगा हुआ था। अगले वाले को देखते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कालिंजर वाला जो अभियान था उसी में उक्का नाम का जो आग्नेयास्त्र था उसको चलाते हुए गोला फट गया, बारूद में विस्फोट हो गया और उसमें झुलस कर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ये कथन किस मध्यकालीन शासक से? तो शेरशाह सूरी से संबंधित है, आप जानते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो अष्टकोणीय मकबरा है सासाराम में, पानी के मतलब झील के बीच में बना हुआ है। शेरशाह को दफनाया गया सासाराम में, मकबरा जहाँ है वहीं दफनाया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए कहा गया कि दिल्ली का पुराना किला वर्तमान में जो इसका वर्तमान स्वरूप हम लोग देखते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया? दिल्ली का पुराना किला वर्तमान स्वरूप में जो हमें दिखाई देता है उसे किसने बनवाया? तो ये बनवाने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी था। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं शेरशाह सूरी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था करवाई थी? तो पट्टा और कबूलियत को देने वाला कौन था? शेरशाह सूरी था। इसने ऐसे ऐसे सुधार किए जो शासक अपने 100 साल के और 70 साल के शासनकाल में नहीं कर पाते, उसने सिर्फ 5 साल में कर दिया।
इसके बाद आगे चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि समय की नहीं, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घर से स्थापित किए थे वो कौन था? तो कछवाहे थे, ठीक है। कछवाहा राजा जो थे आमेर के, उन्होंने ही अपनी जो कन्या थी वो सबसे पहले अकबर के यहाँ विवाह की थी, ठीक। तो कछवाहा हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। जोधाबाई का नाम आप जानते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ये कछवाहा लोग थे। नेक्स्ट, चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु जाता था, ये कौन से चिश्ती संत थे? तो ये सलीम चिश्ती थे, ठीक। इसमें आप नाम देखिए पहले, चूंकि यहाँ सलीम चिश्ती का नाम नहीं दिया है तो मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम दिया है ना, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सूफी जो सेक्ट था उसमें अकबर की काफ़ी आस्था थी और यहाँ ये दर्शन के लिए जाता था। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कहा गया कि निम्नलिखित में से अकबर ने स्वयं किसे मारा था? आदम खां को मारा था, बैरम खां को मारा था, बाज बहादुर को मारा था, या फिर किसको? तो आदम खां को मारा था। ये महामंगा का बेटा था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता को स्वयं स्वीकार नहीं किया था? तो अकबर की संप्रभुता के आगे झुकने वाला जितना भी दल था उसमें सबसे अनोखा राज्य था मेवाड़। ये झुका नहीं अंत तक, ठीक है। राणा प्रताप का जो शौर्य है उसे आप जानते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया कि अकबर की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था या सामाजिक सुधार? तो अकबर के बारे में लोकप्रियता की वजह क्या थी? ये सभी थी, ठीक है। इसके बाद आगे चलें। बादशाहों में किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? प्रबुद्ध निरंकुश, तो ये अकबर था, ठीक है। ये करता अपने मन वाली था, लेकिन उसको इस तरीके से करता था कि लोगों को भी अच्छा लगता था, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। बाद में भले समझ में आए कि ये उसके स्वार्थ में ही था। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब पहली पत्नी बांझ हो, यानी उसका वंश आगे ना बढ़ा सकती हो? तो ये कथन किसका था? ये अकबर का कथन था। अब यहाँ पर कुछ हद तक गनीमत है, क्योंकि मध्यकाल में महिलाओं की दशा बहुत खराब थी, तो उसमें ये कुछ अच्छा ही कहा जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया कि अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर, जमींदारी पर, सामंतवादी पर? किस पर आधारित थी? मनसबदारी पर आधारित थी। मनसब दिए जाते थे और उसके जो मालिक होते थे वो मनसबदार कहलाते थे। नेक्स्ट, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दीवान का पहला जो पूर्ण रूप दर्जा है वो मुजफ्फर खां तुर्बती को मिला था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फर खां तुर्बती, सी वाला सही। नेक्स्ट, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? वो क्षेत्र आपको बताना है। सैन्य अभियान, भू राजस्व। तो भू राजस्व के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की थी। राजा टोडरमल की जो 10 साला प्रथा है उसे आप जानते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। टोडरमल संबंधित थे कानून से, मालगुजारी सुधारों से? किससे? तो मालगुजारी सुधार यानी जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म होते हैं उनसे इनका संबंध था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कहा जा रहा है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के बीच में कौन सा निरंतर एक कड़ी में दिखाई देता है? तो अकबर ने जितना कुछ भी प्रशासन की बारीकियां हैं वो शेरशाह से सीखी थी। हुमायूं से ज़्यादा उसने शेरशाह से यहाँ पर प्रेरणा ली थी, क्योंकि उसके शासनकाल में, उसका 5 साल का जो शासनकाल था उसमें बहुत कुछ सीखने लायक था। अब यहाँ बताइए, बीरबल मतलब बीच में एक कड़ी का काम कौन कर रहा था, जो दोनों को जोड़ने का? तो बीरबल कर रहे थे, टोडरमल कर रहे थे, भगवान दास या फिर भारमल? अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें टोडरमल हो जाएगा। दोनों के बीच में यही कड़ी का काम कर रहे थे और दोनों जो प्रथाएं थी उनको जोड़ने का काम कर रहे थे। इसके बाद आगे चलते हैं। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की जो अवधारणा है वो किस पर आधारित थी? तो ये जो सुलह-ए-कुल था ये सभी पर आधारित था। यहाँ जितने भी प्रकार आप देख रहे हैं, राजनीतिक उदारता थी, धार्मिक सहिष्णुता थी, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस था, और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी था। कल्चरल जो एटीट्यूड था वो काफ़ी लिबरल था। जितने हैं सभी थे, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, ये कौन था बताइए? तो अकबर, ठीक है। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया, अपने शासनकाल का जो एकदम अंतिम चरण चल रहा था वहां पे, और यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया। अब इसमें से आप बताइए, 1602 का समय था और उस समय अकबर जो है वो बुलंद दरवाजा बनवा रहा था और वो जहांगीर के पैदा होने की खुशी में बनवा रहा था। तो ये क्या सही लगता है देखने में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ठीक। पहला ठीक है, यहाँ पर बुलंद दरवाजा बनवाया गया 1602 में ही बनवाया गया, लेकिन जहांगीर तो तब तक बड़ा भी हो चुका था, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका आर वाला है वो गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा ऊपर ही लिखा हुआ है, आप आराम से चुन लीजिए। अगले वाले को देखिए, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने बनवाया था। तो ये मोती महल है, पंचमहल है, रंग महल है और हीरा महल है। अब इसमें से क्या बनवाया था जरा बताइए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पंचमहल हो जाएगा। पंचमहल इसके द्वारा बनवाया गया था, ठीक। बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा कहाँ पे है? तो सिकंदरा में है, ठीक है। ऊपर वाला सही है, सिकंदरा में। अगले वाले को देखिए, किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला? तो इसमें से आप देखिए कि दिल्ली का लाल किला ये शाहजहां के समय का बना हुआ है, अकबर के समय में ये तो था ही नहीं, ठीक।
बाकी जितने हैं वो अकबर के समय के ही हैं। इलाहाबाद का जो किला है वो भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, यहाँ उनकी जो राजधानियाँ और क्षेत्र हैं, मतलब मकबरे के तौर पे यहाँ दिया हुआ है, तो वो आपको मिलान करना है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट मैच है वो सी वाला हो जाएगा। सी के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। देखिए मतलब बाबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे समाधि के तौर पे देखें तो काबुल हो जाएगा। उसके बाद अकबर का अगर देखा जाए तो समाधि के तौर पे सिकंदरा हो जाएगा। जहांगीर का लाहौर हो जाएगा और शाहजहां का आगरा हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ये ट्रांसलेशन का काम किसने किया था। तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी का काम था। ए वाला इसका सही। नेक्स्ट, इसमें कहा गया कि महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद, शीर्षक उसका क्या है, मतलब उसको किस नाम से यहाँ पर संबोधित किया जाता है। तो उसका जो नाम है वो रमजनामा है। यहाँ आप देख रहे हैं रजमनामा या रमजनामा, ये नाम है इसका। इसके बाद अगले वाले को देखिए। किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो रामायण का पर्शियन लैंग्वेज में अनुवाद करने वाला ये भी अब्दुल कादिर बदायूनी था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोनों का। सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम या जड़ी कलम की उपाधि किसको दी गई थी। यहाँ पर आप देखें अब्दुल समद को दी गई थी या मीर सैयद अली को दी गई थी। अब्दुल समद को दी गई थी। यहाँ देखिए ध्यान से, शीरी कलम और जड़ी कलम ये 2 नाम थे। तो यहाँ जो मीर सैयद अली है उनको, और इसके बाद आप देखें इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है, मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। जरी कलम की उपाधि ये मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया कि जैन साधु अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहते हैं, जिन्हें कि जगत गुरु की उपाधि से संबोधित किया गया था। तो ये थे कौन। हेमचंद थे, हरविजय सिंह सूरी थे, या इसमें से कौन था। तो ये हरविजय सिंह सूरी थे। ठीक है, यहाँ पर जो नाम है इसका बी वाला हो जाएगा, हरविजय सूरी। इसके बाद देखिए वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको कि अकबर ने बहुत सम्मानित किया। हरविजय सूरी ही नाम था। ठीक है, यहाँ भी वही उत्तर होगा, अलग ढंग से पूछा है बस। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का यहाँ जिक्र हो रहा है। तो उनके समकालीन भारतीय राजा कौन था। अकबर था। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन अकबर था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अकबर के शासनकाल की विभिन्न घटनाओं का यहाँ कालानुक्रम आपको अरेंज करना है। तो जजिया प्रथा की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दीन ए इलाही की स्थापना, क्रम से इसे अरेंज करना है। तो यहाँ जो अरेंजमेंट है इसका परफेक्ट हो जाएगा ए वाला। ए के अकॉर्डिंग इसको पहले से ही अरेंज है, कुछ नहीं करना था। पहले जजिया समाप्त, उसके बाद इबादत खाना बना, फिर मजहर आया, उसके बाद दीन ए इलाही लास्ट में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मुगलों और मेवाड़ के मध्य जो मुगल शासक थे यानी अकबर का समय विशेष रूप से, और मेवाड़ के बीच में चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई। अब यहाँ चित्तौड़ की संधि की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो ये अकबर के समय में नहीं होती है, ये जहांगीर के समय में होती है। जहांगीर भी इस दिशा में काम करता है, और यहाँ पे बी वाला इसका सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में विचार कीजिएगा। तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। ठीक है, मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे, मतलब एक पिता है तो उसका पुत्र भी बनेगा, फिर उसका भी पुत्र बनेगा, ऐसा। और मनसबदारों के 3 वर्ग हुआ करते थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। अब इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका केवल जो पहला और तीसरा है वही सही है। पहला सही है कि जात और सवार पद होता था और इसके 3 वर्ग होते थे, लेकिन ये अनुवांशिक नहीं था। बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा, ये अनुवांशिक नहीं था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कहा जा रहा है कि मुगलों और मेवाड़ के राणा के बीच में चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो ये जो शासक था ये जहांगीर था। अगले वाले को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था। तो यहाँ अब राजदूतों के आने का सिलसिला स्टार्ट होता है, और ये था हॉकिंस। सबसे पहले कौन आता है, हॉकिंस आता है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आता है। ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर विलियम हॉकिंस आता है, वही आंसर है, थोड़ा सा अलग ढंग से पूछा गया है। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी थी। ठीक, इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी थी, विलियम हॉकिंस को ही दी थी, वही आता है राजदूत बन के। तो ये सम्मान एक तरह का वो देते हैं। नेक्स्ट, यहाँ कहा गया कि जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। तो यहाँ वो आगरा में से मिलने का अवसर देता है या अजमेर में देता है, आप बताइए। दोनों जो स्थान दिए हैं उसमें से सिलेक्ट कीजिएगा। ये अजमेर में देता है। ठीक है, मिलने का अवसर अजमेर में देता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। एक डच पर्यटक जिसने कि जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वो कौन है। तो ये फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। ठीक है, ये डच पर्यटक था, ध्यान दीजिएगा, ये ब्रिटिश नहीं था। और यहाँ पर इसका जो ए वाला है वो सही होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो इसमें से आप बताइए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वही फ्रांसिस्को पल्सर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो विदेशी यात्री हैं उनके तौर पे इसे पल्सर्ट को देखा जाएगा। अगले वाले को देखते हैं। किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह और जहांगीर। और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत से बाहर किसका स्थित है ये आपको बताना था, तो जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर स्थित है। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे
जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी धारण कराई थी या दी थी? तो जहांगीर चित्रकला का बहुत शौकीन था, ठीक है। अब यहाँ पे चित्रकारों का वो पर्याप्त मात्रा में सम्मान करता था और इसमें से जो चित्रकार थे वो अबुल हसन थे। इसके बाद आगे चलते हैं। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किसी एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी? तो नादिर उल असर की उपाधि मंसूर को दी गई थी। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखा है? तो फारसी ये मुगलों की राजभाषा थी और यहाँ पर उसमें लिखने वाला जहांगीर था, ठीक है। यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था, पुरस्कृत करने वाला कौन था? ये जहांगीर था, ठीक। इसके बाद अगले वाले को देखिए। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था? आसफ खां, खुर्रम, महाबत खां या खुसरो? इसमें से आप देख लीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब यह है कि 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 का मतलब क्या है? खुर्रम, महाबत खां और खुसरो। खुर्रम और खुसरो इसी के पुत्र थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देख लेते हैं। यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर के समय में ये नूरजहां गुट भी काफ़ी सक्रिय था। नूरजहां ये खुद मेहरुनिसा काफ़ी महत्वाकांक्षी महिला थी। अब इसमें आप बताइए, जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां और खुर्रम, इसमें से कौन सा इससे बाहर था? तो जहांगीर इससे बाहर था, वो गुट का सदस्य नहीं था, हालांकि वो नूरजहां को सपोर्ट करता था। बाकी गियास बेग, आसफ खान और खुर्रम इसमें शामिल रहते हैं। बाद में यही खुर्रम जो है ये महत्वाकांक्षी बनने लगता है, इसे अपना तख्त दिखाई देने लगता है, तो ये हावी होने लगता है गुट पर, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर बाद में ये शाहजहां बन जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर दिया है। जामा मस्जिद, दीन पनाह, जहांगीरी महल और अकबर का मकबरा। मिलान करके देखिए कौन सा किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट मैच है वो इसमें हो जाएगा, देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये पहले से मैच है। बाबर का जामा मस्जिद हो जाएगा, हुमायूं का दीन पनाह हो जाएगा, अकबर का जहांगीरी महल और जहांगीर का अकबर का मकबरा। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वो स्थित है कहाँ पर? दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में कि ग्वालियर में? तो ये जो गोविंद महल है इसकी अगर बात करें तो ये दतिया में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो फतेहपुर सीकरी में है और शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो अजमेर में। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो अजमेर में। इसके बाद आगे चलते हैं। बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा के कर की समाप्ति किस मुगल शासक ने अपने मतलब किसने मुगल शासक या मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? यहाँ पर बात यह है कि जो तीर्थ यात्रा पर कर लगता था, कुछ तीर्थ स्थान थे वहाँ पे कर लगता था, तो उसके लिए यहाँ बादशाह के सामने मांग रखने कौन गया था? पंडितों का पूरा दल लेकर। तो ये हरनाथ थे, जगन्नाथ थे, कविंद्राचार्य थे या हरिराम थे? और इसका जो राइट आंसर है वो कविंद्राचार्य हो जाएगा। काफ़ी हिम्मत की बात होती है अपना दल जुटाकर और फिर राजा के सामने पेश करना। इसके बाद आगे चलते हैं। कौन सा, जहाँ यहाँ देख लीजिए, हु वॉज द पोएट लॉरेट ऑफ शाहजहां रीजन? शाहजहां के शासनकाल का कौन सा इसमें से राजकवि था? तो कलीम, काशी, कुदशी और मुनीर का नाम दिया है और इसमें से कलीम हो जाएगा, ठीक है। कलीम इसमें से सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट, किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला भी शाहजहां ही था, ठीक है, शाहजहां। इसके बाद अगले वाले में चले। यहाँ कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो अलाई दरवाज़ा दिल्ली का है और उसके बाद बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, मोती मस्जिद आगरा और मोती मस्जिद दिल्ली, 2 मोती मस्जिद है। बनवाने वाले शासकों का नाम लिस्ट 2 में है, बस आपको मिलान करना है। तो मिलान जब कीजिएगा तो इसका सी वाला सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा अकबर, मोती मस्जिद जो आगरा वाली है शाहजहां, मोती मस्जिद जो दिल्ली वाली है उसका औरंगजेब। इसके बाद देखिए लाल किले के निर्माण का श्रेय कौन लेता है इसमें? तो शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। इसके बाद देखिए उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके समय में हुआ था? तो ये शाहजहां के समय में हुआ था, ठीक है, शाहजहां। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए किसने शाहजहां के शाह बुलंद इकबाल की पदवी को यहाँ धारण कराया था, मतलब किसने ये उपाधि इसको दी थी? तो दारा शिकोह ने। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि शाहजहां ने किसको शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, मतलब शाहजहां के द्वारा ये उपाधि किसको दी गई थी, बताइए। तो इसमें से दारा शिकोह हो जाएगा। दारा शिकोह काफ़ी विद्वान था और सहिष्णु भी था बाकी भाइयों की तुलना में, तो शाहजहां इसी को शासक बनाना चाहता था। इसके बाद आगे चलते हैं। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था वो आपको बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिर-ए-अकबर, ठीक है। सिर-ए-अकबर जो इसका करेक्ट आंसर है वो आप देख रहे हैं डी वाले के तौर पे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। सिर-ए-अकबर या सर-ए-अकबर जो है इसके लेखक कौन थे? तो दारा शिकोह था, ठीक है।
यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, दारा शिकोह हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। हिंदी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो हालांकि इससे पहले कई सारे लोगों ने किया था, लेकिन यहाँ जो राजवंश से संबंधित मुस्लिम शासक थे उसमें अगर देखा जाए तो दारा शिकोह का नाम आता है। ठीक है, दारा शिकोह। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा ये शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो शाहजहां को ये उपहार में देने वाला कौन था, आप बताइए। ये मीर जुमला ने दिया था। ठीक है, मीर जुमला के द्वारा ये उपहार में दिया गया था। उसके बाद ये तख्ते ताउस का हिस्सा बन जाता है और वहां से फिर विदेश चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकतर समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो ये औरंगजेब था। ठीक है, इसके बाद देखिए, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? सिजदा ये जो प्रथा थी इसको समाप्त किसने किया था? तो इसको समाप्त करने वाला शाहजहां था। ठीक है, इसमें शाहजहां हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा गया कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दिया था? तो ये आजम था, अकबर था, मुअज्जम था या फिर कामबख्श था? अब इसमें से करेक्ट आंसर होगा अकबर। अकबर का मतलब क्या? अकबर प्रथम। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर जो हिंदू कार्ड है उसको औरंगजेब ने खेला था, मतलब एक हिंदू शासक को ही दूसरे के आमने सामने कर दिया था। ये सब उसकी नीतियाँ थी। और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जय सिंह। ठीक, जय सिंह। इसके बाद आगे चलते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय कब प्राप्त की थी? तो बीजापुर पर जो विजय की डेट है वो 1686 की है। यहाँ आप डेट को देखिए, 1686। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वो 2 राज्य कौन कौन से थे? तो 2 राज्य यहाँ बीजापुर और गोलकुंडा थे। बीजापुर और गोलकुंडा का मतलब यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वो कौन था? तो ये औरंगजेब था। इसी के समय में सबसे ज़्यादा जो हिंदू मनसबदार थे वो उपस्थित थे। जजिया किसके शासनकाल में फिर से लगाया गया? तो औरंगजेब के समय में ये सारी जो कट्टरपंथी चीज़ें हैं ये हाजिर हो जाती। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का मतलब क्या था? दारुल हर्ब था या दारुल इस्लाम था? तो ये दारुल इस्लामी था। इसके बाद अगले वाले को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये जिंदा पीर और इस तरह की जो उपाधियां हैं, कठमुल्ला टाइप की उपाधियां, ये औरंगजेब को दी जाती थी। नेक्स्ट, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, या इसको और अच्छे शब्दों में कहें तो ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो ये बीबी का मकबरा है, मतलब राबिया उद दौरानी का मकबरा। औरंगजेब ने इसको बनवाया है अपने पिता को कॉपी करने के चक्कर में। लेकिन ताजमहल बनवाने के लिए वैसे ही मानसिकता भी होनी आवश्यक है, जो कि औरंगजेब के पास नहीं थी और शाहजहां के पास थी। ठीक, इसके बाद आगे चलते। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो औरंगजेब की कई सारी बेटियां थी, उसमें से आपको नाम इसमें देखना है। तो जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा या मेहरुनिसा? अब इसमें आप देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, मेहरुनिसा। ठीक है, सफियतुन्निसा, मेहरुनिसा, ये सब औरंगजेब की बेटियों के नाम थे। और अधिकतर मुगल शहजादियाँ ये कुंवारी ही रह जाती हैं, क्योंकि मुगल बादशाहों की हैसियत का कोई आदमी उन्हें नहीं मिलता है जिससे कि उनका विवाह किया जा सके। ठीक है, उनके रुतबे का कोई नहीं मिल पाता। इसके बाद आगे चलते हैं। औरंगजेब ने, यहाँ देखिए, औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि से नवाजा था? तो साहिबात उल जमानी की उपाधि जहां आरा को दी गई थी। नेक्स्ट, संत रामदास किसके शासनकाल से संबंधित है? मतलब यहाँ संत रामदास का संबंध किसके शासनकाल से? अकबर के शासनकाल से है, जहांगीर के, या फिर शाहजहां या औरंगजेब? तो इसमें से औरंगजेब हो जाएगा। रामदास, यहाँ समर्थ गुरु रामदास की बात हो रही है, तो ये शिवाजी का समय है भाई। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई है? तो दिल्ली की मोती मस्जिद किसने बनवाई है? औरंगजेब ने। ठीक, 2 मोती मस्जिद है, ध्यान दीजिएगा। मुगल काल में जनपद को क्या कहा जाता था? तो जनपद को कहा जाता था सरकार। ठीक है, और सूबा जो था ये प्रदेश को कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता था? शहना ए पील होता था, मीर बख्शी होता था, वजीर होता था या सवाहे निगार होता था? अब इसमें से मीर बख्शी होगा। ठीक है, मीर बख्शी जो होता था ये सैन्य प्रधान होता था। हालांकि सिर्फ इतना ही इसका काम नहीं था, और भी काम होते थे। मीर बख्शी का काम क्या होता था? अब यहाँ दे दिया। तो मूल काम देखिए, यहाँ आपको बताना है, सब नहीं सेलेक्ट करना है। तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना, ये इसका मूल काम होता था। इसके बाद देखिए, किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? बर्नियर को, करेरी को, मनुची को या फिर टैवर्नियर को? तो यहाँ अगर आप देखें तो मनुची हो जाएगा। ठीक है, मनुची को चिकित्सक की हैसियत से नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बातों में से कौन मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में सही नहीं है? तो 33 वर्ग थे, मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, उनका सवार पद जात पद से ज़्यादा हो सकता था, समस्त कार्यकारिणी और सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है, और इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। नेक्स्ट, यहाँ मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कुछ कथन दिए हैं, उस पर विचार करना है। तो जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे, और मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था।
अब इसमें से करेक्ट आंसर आपका डी है, सिर्फ पहला और तीसरा ही सही है, पहला तीसरा, लेकिन इसका जो ये दूसरा और चौथा दिया है ये गलत है। ठीक है, डी वाला इसका सही है। आगे चलते हैं। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता था? तो ये भू राजस्व होता था। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल प्रशासनिक जो शब्दावली है इसमें माल शब्द का मतलब क्या होता था? माल का मतलब क्या है? तो माल का मतलब है भू राजस्व। ठीक है, माल वसूली यानी भू राजस्व की वसूली, लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य में किसने तंबाकू पर निषेध कर दिया था? तो तंबाकू पर निषेध करने वाला कौन था? जहांगीर था। तंबाकू पर निषेध करने वाला जहांगीर था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसने राम सीता की आकृति और राम सी देवनागरी लेख से युक्त जो सिक्के हैं उनको चलवाया था? ये शासक कौन सा था? तो ये अकबर था। राम सी यानी सिया राम। इसके बाद देखिए, मुगल शासकों ने या मुगल शासन काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? इसे रुपया कहा जाता था, दाम कहा जाता था, टंका या फिर शमशी? तो इसे दाम कहा जाता था। ठीक है, जो तांबे का सिक्का होता था उसको दाम कहा जाता था। और जो शेरशाह सूरी का समय है उस समय भी इसी तरह के नाम आपको दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का इस्तेमाल हुआ। ये चकला क्या होता था? तो यहाँ पर चकला का मतलब होता है सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन यह सरकार का समानार्थी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सूबा और परगना के बीच का होता था, लेकिन इसको आप सरकार मतलब जिला मत समझ लीजिएगा, ये जिले से कुछ अलग था। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर बैटल सीन होते थे, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य होते थे, और दरबारियों का पूरा चित्रण होता था, या सब कुछ होता था। मुगल चित्रकला में क्या क्या होता था? तो सभी होता था, सब कुछ होता था इसमें। ठीक, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? तो ये जहांगीर के द्वारा किया गया था या हुमायूं के द्वारा? आप बताइए। शौकीन इसका सबसे बड़ा जहांगीर था और उसने इसे एकदम चरम सीमा पर पहुंचाया है, लेकिन शुरुआत हुमायूं के समय में ही हुई थी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के समय के चित्रकार थे या जहांगीरी चित्रकार थे? तो अब्दुल समद, अब्दुल हसन, माफ कीजिएगा, अबुल हसन, अकारिजा और मीर सैयद अली। इसमें से आप बताइए। तो देखिए, इसका बी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, यानी अबुल हसन और अकारिजा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया? तो चित्रकला को दिया था सबसे ज्यादा। ठीक है, चित्रकला को इसके समय में, और स्थापत्य कला को शाहजहां के समय में संरक्षण दिया गया था। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, ये सब चित्रकला की शैलियां हैं असल में। पहाड़ी शैली, राजपूत शैली, मुगल शैली। यहाँ स्कूल शब्द जो है ये शैली को इंडिकेट करता है। ये अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन की समस्या है। ठीक, तो यहाँ जो यह कल्चर या शैलियाँ आपको दिखाई दे रही है, कांगड़ा शैली है। निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों के रूप हैं? तो इसमें आप बताइए। देखिए, चित्रकला के ही अलग अलग रूप हैं, और इतने सारे इसके टुकड़े क्यों हुए? क्योंकि जब शाहजहां का समय खत्म होता है और उसका जो बेटा था औरंगजेब वो शासन में आता है, तो चित्रकला पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देता है। और इसका परिणाम ये होता है कि जितने भी चित्रकार होते हैं वो एकदम से बेरोजगार हो गए। चित्रकार या रचनाकार, उनको कहीं भी जगह नहीं मिल पा रही थी, तो वो अपना राज दरबार से अलग थलग होकर अपना जो खाना ठिकाना है वो खोजने लगते हैं, और जहाँ जहाँ जाकर बसते हैं वहाँ वहाँ अलग शैलियाँ जो है वो विकसित होती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया कि कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब दक्ष था, वो क्या बजाता था? तो औरंगजेब जो था ये वीणा बजाता था, लेकिन इसको संगीत से चिढ़ थी। इसके बावजूद संगीत का सबसे बड़ा शौकीन था, लेकिन उसके बावजूद ये संगीत पर पाबंदी लगा देता है। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञ ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं? अब आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5 हो जाएगा। 5 जो संगीत अर्चना केंद्र है उनको स्थापित किया है। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित जो व्यक्ति हैं उनके नाम आपको देखने हैं। तानसेन, हरिदास, सूरदास, बिलास खां। इसमें से कौन सा होगा? तो इसका ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब क्या है कि तानसेन और हरिदास। हरिदास से ही तानसेन और बैजू बावरा ने ध्रुपद का गायन सीखा था। ठीक है, हालांकि हरिदास जो थे वो अकबर के शासनकाल के समकालीन कहे जा सकते हैं, लेकिन इनके दरबारी तो थे नहीं, वो तो मुक्त और स्वच्छंद रहते थे। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी? तो लाला कलावंत से जो हिंदू संगीत की शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो अकबर हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी, ये आपको बताना है। तो ये बाबर की बेटी थी, हुमायूं की बहन थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखें बाबर की पुत्री थी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखने का काम किया है? तो यहाँ गुलबदन बेगम का नाम आता है। हुमायूं नामा और तरह तरह की रचनाएं आप देखते हैं, यहाँ ए वाला सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, हुमायूं नामा की रचना फिर पूछ ही लिया है, तो सी वाला हो जाएगा इसका। बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ये आप बताइए। तो बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति जो था वो लेडेन और रस्किन, मतलब 2 व्यक्तियों ने किया था। लेडेन और रस्किन नाम के जो इतिहासकार थे उन्होंने इसे किया था। इसका ए वाला सही। नेक्स्ट,
दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मकबरा ए बेगम कहलाता था, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मकबरा ए बेगम। ठीक, माफ कीजिएगा, मदरसा ए बेगम इसका नाम था। ठीक, यहाँ शिक्षा केंद्र है तो मकबरा कहाँ से होगा, ये सोचने वाली बात है। मदरसा ए बेगम, इसमें से गुलबदन बेगम के द्वारा उसको स्थापित किया गया था, माहा मनगा के द्वारा स्थापित किया गया था, जिया उन्नीसा या जीनत उन्नीसा, ये जिया उन्नीसा है। ठीक है, अलग अलग लिखा हुआ है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, जिया उन्नीसा और जीनत उन्नीसा। बताइए, तो ये माहा मनगा के द्वारा स्थापित किया गया था, इसका बी वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये मदरसा ए बेगम के नाम से, तो इसमें ये नहीं कहेगा कि ये शिक्षा केंद्र है, हो सकता है कि मदरसा ए बेगम डायरेक्ट दे दे, तो आप समझ लीजिएगा कि मदरसा है तो शिक्षा केंद्र होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो किसने किया था आपको ये बताना है। ये ताजुल माली के द्वारा किया गया था। ठीक है, ताजुल माली, इसका जो डी वाला है वो सही। यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों को किया है, आगे भी सीरीज जारी रहेगी। इसमें इतना ही।